हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेगा डी क्लासेस। आज हम बेटा लेसन नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का अगेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम इसमें कुछ पॉइंट्स लेके चलेंगे, बारी बारी से हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या है। सेकेंड नंबर पे हम ये देखेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में रिस्पॉन्सिबल है। देन हम ये देखेंगे कि रेप्लिकेशन फोर्क क्या होती है, या आप ये कह सकते हो ये क्यों बनती है, इसका क्या फंक्शन है। एंड एट लास्ट हम ये देखेंगे कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसका प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम बच्चे स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा वर्ड बता दूं, आपको रेप्लिका वर्ड याद रखना है। रेप्लिका वर्ड जो है, अगर आप उसका डिक्शनरी मीनिंग देखो तो रेप्लिका मीन्स कॉपी बनाना, यानी कि एक कोई चीज़ आपके पास मौजूद है, जब आप उसकी जैसी एज इट इज एक और चीज़ बनाते हो तो उसकी रेप्लिका कहलाती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब अ प्रोसेस इन विच अ डीएनए कैन फॉर्म अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ, जहाँ पर डीएनए अपनी खुद की एक कॉपी बनाएगा। तो यानी कि एक डीएनए से दो डीएनए बनेगी, उसको हमने बोल दिया डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम बच्चों बात करते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स हैं जो आपके इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं आपको जो भी लेक्चर देती हूँ वहाँ पे जो मेरा बेस है वो एनसीईआरटी रहता है। बट अब जो हम कुछ टॉपिक्स करेंगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इनमें एनसीईआरटी में है तो सब कुछ, बट बहुत ही कंसाइज, बहुत ही प्रिसाइज करके दिया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पे उनको पॉइंट्स बना के समझाऊंगी ताकि आप उस चीज़ को बेटर वे में समझ सको। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स है जो इसमें हेल्प करते हैं। तो बेसिकली बच्चों 7 एंजाइम्स हैं जो आपके डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। मैं आपको बारी बारी से इन एंजाइम के नेम और इनके फंक्शन बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो आपका सबसे पहला एंजाइम आता है दैट इज हेलिकेज। यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि हेलिकेज एंजाइम का नाम बना है हेलिक्स से। हमने पढ़ा था कि वाटसन क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया था उसमें उन्होंने ये बताया था कि डीएनए एक डबल हेलिक्स की फॉर्म में होता है। इस तरीके से होता है। अब जब आपको रेप्लिकेशन करनी है तो आपको डीएनए के इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करना है, यानी कि आपको एक तरह से डीएनए को खोलना है। तो उसको जो अनवाइंड करने का काम है वो यहाँ पे कौन करता है, हेलिकेज एंजाइम। तो आप ये कह सकते हो इट अनवाइंड्स द डीएनए हेलिक्स, कि जो आपका डीएनए हेलिक्स है ये उसको खोल देता है, उसको अनवाइंड कर देता है, कि जो दो स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए थे अब वो इस तरह से दो अलग अलग स्ट्रैंड में डिवाइड हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों जो आपका सेकेंड एंजाइम यहाँ पर आता है दैट इज प्राइमेज। नाउ व्हाट इज प्राइमेज? आपको कोई प्रोसेस शुरू करना है, प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको स्टार्टर देना होगा। आप दही जमाते हो, आपको दूध में थोड़ा बहुत स्टार्टर डालना पड़ता है, जिसको आप खट्टा या जावन बोलते हो। सिमिलरली जब आपको रेप्लिकेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करना है तो उसे स्टार्ट करने के लिए हमें उसे प्राइमर देना पड़ता है। जब आप उसको प्राइमर दे देते हो तो ही आपका प्रोसेस शुरू होगा। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि प्राइमर होता क्या है, तो आप यहाँ पर ये याद रख सकते हो, प्राइमर इज ए ओलिगोन्यूक्लियोटाइड that contains 8 to 10 nucleotides and their 3 prime OH and is free। ये आप सिंपल सी एक प्राइमर की डेफिनेशन याद रख सकते हो कि जो आपका प्राइमर है वो एक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है जिसमें 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है और उसका 3 प्राइम OH एंड बिल्कुल फ्री होता है, ताकि आप इस एंड पे एक नया न्यूक्लियोटाइड लाकर जोड़ सकते हैं। और आपको एक बात यहाँ पर ये भी याद रखनी है कि ये जो आपका प्राइमर है ये आरएनए प्राइमर होता है। तो मतलब इसमें आरएनए वाले न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे और ये सिंगल होगा, और ये आपके जो भी आपका डीएनए उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच हो जाता है। ओके, तो प्राइमेज एंजाइम का नाम आपको नाम से पता चल गया होगा कि प्राइमेज एंजाइम का फंक्शन होता है प्राइमर देना, ताकि डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को शुरू कर सके। इसके बाद अब हम बात करते हैं तीसरे एंजाइम की। तो बच्चों तीसरा एंजाइम
एंजाइम हमारा यहाँ पे आता है डीएनए पॉलीमरेज। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, 1, 2 एंड 3। मतलब आप इसको अगर रोमन में लिखो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डीएनए पॉली 1। आप पूरा पॉलीमरेज लिखने की बजाय शॉर्ट फॉर्म में इसको पॉली 1 लिख सकते हो, डीएनए पॉली 2 एंड डीएनए पॉली 3। तो इसमें जो आपका 1 और 3 है ये रेप्लिकेशन में यूज होते हैं। जो सेकंड होता है उसका काम होता है बेटा डीएनए की रिपेयर करने में। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन में हम इस एंजाइम की बात नहीं करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड 2 को अलग अलग बना लिया, इसलिए हमारे यहाँ पे टोटल 4 एंजाइम्स हो गए। तो आप एक लिख सकते हो डीएनए पॉलीमरेज 3 और एक आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं इसको अगेन 3 नंबर दे दूँ क्योंकि इसी का ही पार्ट है, और एक आप लिख सकते हो डीएनए पॉलीमरेज 1। अगर आप इन दोनों पॉलीमरेज एंजाइम को एक ही कैटेगरी में इंक्लूड करो तो आपके टोटल 6 एंजाइम हो जाते हैं, बट हम इनको अलग अलग कर रहे हैं क्योंकि इनका अलग अलग फंक्शन है। अब ये डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, अभी मैंने आपको बताया कि आपने प्राइमर ले लिया, उसका 3 प्राइम OH एंड 3 है जो आपके डीएनए के साथ जाके बाइंड करेगा। इस 3 प्राइम OH के पीछे धीरे धीरे एक एक करके न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ेंगे, कभी A, कभी T, कभी G और कभी C। तो वो जो एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स उसके एंड पे आके जुड़ रहे हैं उनको जोड़ने का काम यहाँ पे कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3। और एक बात आपने यहाँ पर ये भी याद रखनी है कि जो आपका अभी वैसे तो हम आगे करेंगे कि आपके जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं डबल हेलिक्स के अंदर, अब आपको ये ध्यान होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपका चाहे रेप्लिकेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ये सभी प्रोसेस 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होते हैं। तो जो आपके डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, अगर एक की ओरिएंटेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरे की 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। तो जो स्ट्रैंड आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला होगा उसको हम बोलते हैं यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड, यानी कि वो लीड करेगा, वो आगे चलेगा। तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में जुड़ेंगे। और जो आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला स्ट्रैंड है उसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, यानी कि वो थोड़ा पीछे चलेगा। तो उसमें क्या है, क्योंकि वो नॉर्मल ओरिएंटेशन से उल्टा काम कर रहे हैं, जैसे वो आपका है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब यहाँ पे जो आपको न्यूक्लियोटाइड जोड़ने हैं वो आपको जोड़ने हैं, वो भी आप चाहते हो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम जुड़े, लेकिन वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री जोड़ने हैं, यानी कि आप उसकी नॉर्मल ओरिएंटेशन से उल्टा काम कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको इसे बार बार प्राइमर देना पड़ेगा और हर बार प्राइमर के साथ अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स आके बाइंड होंगे। तो क्योंकि स्ट्रैंड की फंक्शनिंग दूसरे स्ट्रैंड से थोड़ी स्लो चलती है तो इसे हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये बारी बारी से न्यूक्लियोटाइड्स देगा कि वो 3 प्राइम OH ग्रुप के साथ आकर जुड़ते जाए। उसके बाद आते हैं बेटा डीएनए पॉलीमरेज 1। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है, चाहे आप इसकी बात करो चाहे आप पॉलीमरेज 1 की बात करो, काम दोनों का वही है, दोनों को न्यूक्लियोटाइड्स को देना है। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज 3 ने जो न्यूक्लियोटाइड्स दिए थे उसने दिए थे आरएनए प्राइमर को। अब आपको डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस करना है, तो जो आरएनए प्राइमर आपने शुरू में लिया था आपको उस आरएनए प्राइमर को हटाना भी तो पड़ेगा, नहीं तो आपके डीएनए में तो आरएनए मिक्स हो जाएगा। तो उस आरएनए प्राइमर को रिमूव करने का काम कौन करता है, आपका डीएनए पॉलीमरेज 1। तो आप ये कह सकते हो कि ये आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देगा और रिमूव करने के बाद ये उसमें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा। जो आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 था उसका फंक्शन भी क्या था कि वो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर रहा था, ऐड न्यूक्लियोटाइड्स एट 3 प्राइम OH एंड, बट वो 3 प्राइम OH एंड किसका था बच्चों, यहाँ पे आरएनए प्राइमर। अब जो आरएनए डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो सबसे पहले उस आरएनए प्राइमर को हटा देगा और उस आरएनए प्राइमर की जगह वैसे ही न्यूक्लियोटाइड्स से उसको रिप्लेस कर देगा। बट ये ध्यान रखिएगा कि आरएनए में जहाँ पे यूरासिल है वहाँ पे उसने थायमिन ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा 5th एंजाइम, जो आपका यहाँ पे 5th एंजाइम आता है, दैट इज SSB। SSB स्टैंड्स फॉर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स।
अब ये एसएसबी क्या करते हैं, आपने डीएनए के दो स्ट्रैंड्स को अलग कर दिया। सपोज करो यहाँ पे सीक्वेंस थी ए टी जी सी टी ए सी जी टी ए, इस तरह से कुछ भी सीक्वेंस है। वैसे तो आपको पता है कि आपके जो डीएनए के आमने सामने वाले स्ट्रैंड्स थे ये कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो इनको आपने इस तरीके से अनवाइंड कर दिया, हेलिकेज कैप से खोल दिया। अब ये भी तो हो सकता है कि अगर इसके साथ ये मौजूद नहीं है तो ये एक अपने ही स्ट्रैंड के टी के साथ जुड़ जाए। मतलब कि आपके पास एक दो धागे हैं, आपने दोनों धागों को खोल दिया, दोनों धागों को आपने दूर दूर कर दिया कि वो आपस में जुड़ ना पाए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक ही धागे के अंदर कुछ ऐसा मौजूद हो कि वो धागा अपने अंदर ही क्वाइल हो जाए, तो ताकि उसकी इंटर स्ट्रैंड पेयरिंग ना हो सके, उसको रोकने का काम यहाँ पे एसएसबी करते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हो दे प्रिवेंट इंट्रा स्ट्रैंड बेस पेयरिंग, कि जो स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड के अंदर ही जो बेस मौजूद है वही आपस में पेयर ना कर जाए, ये उसको रोकने में हेल्प करता है। इसके बाद बच्चों बात हम करते हैं सिक्स्थ एंजाइम की। जो हमारा सिक्स्थ एंजाइम है यहाँ पे, दैट इज टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज का बच्चों फंक्शन होता है इट रिलीज टॉर्शनल स्ट्रेस। अब ये टॉर्शनल स्ट्रेस क्या है, आपने देखा होगा रस्सी होती है, रस्सी भी हेलिक्स की तरह है। रस्सी के अंदर भी आपने देखा होगा कि उसके अंदर जो दो डोरियां वो इस तरह से आपस में लिपटी हुई है। अगर आप इस रस्सी को यहाँ से खोलना शुरू करते हो तो आप देखते हो कि यहाँ से अगर आपने इसको खोला तो ये जो पीछे वाले स्ट्रैंड्स हैं ये और ज्यादा टाइटली जकड़ते जाते हैं, और जैसे जैसे आप आगे आते जाओगे तो ये पीछे वाले भी आपस में घुटने लग जाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेस। तो टोपोआइसोमेरेज ये चीज ध्यान रखता है कि जितना हेलिक्स आपका खुल गया है वो वापस से क्वाइल होने ना लग जाए, मतलब उसकी क्वाइलिंग को रोकता है। इसके बाद बच्चों जो लास्ट एंजाइम आता है यहाँ पे, दैट इज लाइगेज। लाइगेज यहाँ पर कैसे काम करता है, एक फेविकोल की तरह, एक ग्लू की तरह। जैसे आपकी कोई भी दो चीज टूट जाती है, फट जाती है, आप उसको फेविकोल या ग्लू की हाथ से चिपका देते हो। तो यहाँ पर भी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक स्ट्रैंड आपका लैगिंग स्ट्रैंड है, एक आपका लीडिंग स्ट्रैंड है। लीडिंग स्ट्रैंड में तो आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस लगातार चल रहा है, लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें पीसीज में वो प्रोसेस चलता है। तो लास्ट में उन पीसीज को जोड़ना, उन पीसीज को जोड़कर उनमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग बनाना, वो काम यहाँ पर कौन करता है, लाइगेज। तो आप ये कह सकते हो इट फॉर्म्स द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्डिंग बिटवीन द फ्रेगमेंटेड पार्ट्स ऑफ डीएनए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था। अब हम आगे देखेंगे इसका प्रोसेस और रेप्लिकेशन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क की, जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताया था। रेप्लिकेशन फॉर्क बच्चों क्या होता है, जब डीएनए अपने आप को एक वाई शेप स्ट्रक्चर की फॉर्म में अरेंज कर लेता है तो उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड है, एकदम से तो पूरा स्ट्रक्चर खुल नहीं सकता। तो पहले क्या होगा, उसका थोड़ा सा पार्ट खुलेगा और बाकी पार्ट अभी भी इंटैक्ट रहेगा। तो जब वो इस तरह से एक वाई शेप स्ट्रक्चर बना लेता है तो उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। अब आपको पता है डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होते हैं, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। आपने जब भी नेमिंग करनी है आपने यहाँ से देखना है जहाँ से वो खुला हुआ है। तो ये स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और जो आपकी रेप्लिकेशन है वो हमेशा होती है बच्चों 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ये भी कई बार 1 मार्क में पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड बनेगा वो ऑटोमेटिकली 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि 3 के ऑपोजिट हमेशा 5 होता है। और वो स्ट्रैंड लगातार बनता रहेगा, कहीं पर उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसको यहाँ पे बस प्राइमर एक बार देने की जरूरत है। आपने एक बार स्टार्टिंग में उसको प्राइमर दे दिया, फिर ऑटोमेटिकली वो अपने पीछे न्यूक्लियोटाइड्स लगाता जाएगा और अपनी लंबाई बढ़ाता जाएगा। तो क्योंकि इस स्ट्रैंड में कोई रुकावट नहीं आ रही, इस स्ट्रैंड की आप कह सकते हो सिंथेसिस आराम से चल रही है, तो इस स्ट्रैंड को हम यहाँ पे बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, यानी कि जो लीड कर रहा है, जो आगे चल रहा है।
लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब आपको बनाना भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो 5 के सामने आप 5 तो ला नहीं सकते, यानी कि उसकी फंक्शनिंग इतनी आसानी से नहीं चल सकती। तो वो स्ट्रैंड क्या करेगा, जहां तक आपका डीएनए हेलिक्स ओपन हुआ था वहां से वो न्यूक्लियोटाइड्स को लगाना शुरू करेगा इस डायरेक्शन में, यानी कि वो ऊपर से नीचे होता हुआ आएगा। और जब वो ऊपर से नीचे होता हुआ आएगा तो इस प्रोसेस को करने के लिए आपको इसे बार बार आरएनए प्राइमर देना होगा। यहाँ पे आपने सिर्फ एक बार आरएनए प्राइमर दिया था, आपका काम पूरा हो गया। उसके बाद ऑटोमेटिकली उस पर न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते गए। बट इस स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करवाने के लिए आपको इसे बार बार आरएनए प्राइमर देना पड़ेगा। और क्योंकि इसको बार बार आरएनए प्राइमर मिल रहा है तो इसलिए इसके अंदर जो ये डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं टूट टूट कर बनेंगे, मतलब कंटिन्यूटी में नहीं बनेंगे। इसलिए इस स्ट्रैंड को हमने नाम दे दिया लैगिंग स्ट्रैंड। यहाँ पे लैग का मतलब होता है जो पीछे चल रहा है, वो लीड यानी कि आगे चल रहा है, ये पीछे चल रहा है। तो इस तरीके से जो ये छोटे छोटे इसमें टुकड़े बन गए, फ्रैगमेंट्स बन गए हैं, these fragments are known as ओकाज़ाकी fragments। क्योंकि सबसे पहले जिन्होंने इनके बारे में बताया था उनका नाम ओकाज़ाकी था, they are known as ओकाज़ाकी fragments। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, अब ये जो फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं ये आपके बन रहे हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये सभी फ्रैगमेंट्स में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन जो है फॉलो हो रही है। बट आपको ये याद रखना है सारे फ्रैगमेंट्स अभी तक टूटे हुए हैं, मतलब अलग अलग हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। अब क्योंकि यहाँ पर तो ये स्ट्रैंड लगातार बनता जा रहा था, तो आप ये भी कह सकते हो कि ये एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड है, क्योंकि इस स्ट्रैंड की जो सिंथेसिस है वो कॉन्टिन्यूसली हो रही है। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होती है। और इस फ्रैगमेंट्स में क्योंकि टूट टूट के बन रहे हैं तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर डिस कॉन्टिन्यूअस सिंथेसिस होती है। ठीक है, अब हम बच्चे लास्ट जो हमारा टॉपिक बचा है दैट इज प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस कैसे होता है। अब हम ये देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस कैसे होता है। अब यहाँ पे बच्चों ये नहीं है कि डीएनए हेलिक्स की किसी भी जगह पे आप चाहो तो वहीं से उसको अनवाइंड करा दो या वहीं से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट करो। डीएनए के स्ट्रैंड के ऊपर कुछ ऐसे पर्टिकुलर रीजन्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ओरी, यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सिर्फ उन्हीं पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकती है। तो सबसे पहले जो हेलिकेज एंजाइम है वो डीएनए को खोल देगा, अनवाइंड कर देगा, उसको रेप्लिकेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। फिर उसके बाद ये देखे जाएंगे और यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइट्स कहाँ पे मौजूद है। फिर जो डीएनए प्राइमेज एंजाइम है वो वहाँ पे आरएनए प्राइमर बनाएगा जो अपने कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस के साथ जाके बाइंड हो जाएगी। फिर ये आरएनए प्राइमर जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, एक्सटेंड होगा, और उसके बाद जो प्राइमेज एंजाइम है वो यहाँ से हट जाएगा। फिर उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम है वो यहाँ पर इसी को थोड़ा सा और एलोंगेट करेगा, मतलब इसी डीएनए स्ट्रैंड के पीछे और ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता रहेगा। जो आरएनए प्राइमर है उसका जो 3 प्राइम OH फ्री है वो उस पर और न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, अभी इस आरएनए प्राइमर को हटाने का काम यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 1 करेगा। वो आरएनए प्राइमर को हटा देगा और उसकी जगह दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स आके रिप्लेस कर देंगे। अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा, उनके बीच में कई जगह गैप क्रिएट हो जाएंगे। तो उन गैप्स को लास्ट में जो डीएनए लाइगेज है वो फिल कर देगा ताकि आपका इंटैक्ट डीएनए बन जाए जो बिल्कुल आपके पेरेंटल स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन दिखाई है, लीडिंग स्ट्रैंड की, क्योंकि सिर्फ आपको प्रोसेस समझाना है। और दूसरी चीज हमने यहाँ पर SSB और टोपो आइसोमरेज को मेंशन नहीं किया, बट वो पूरे ही प्रोसेस के दौरान एक्टिव रहते हैं। तो जो 7 एंजाइम्स मैंने आपको बताए थे, हेलिकेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, SSB, टोपोइसमेज एंड लाइगेज, वो सभी एंजाइम्स यहाँ पर हर एक चीज में इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और अगर एक भी एंजाइम ना हो तो आपका जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपकी पूरी, आप कह सकते हो, जो सेल डिवीजन है उस पर भी इफेक्ट